नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं खाली बैठा था, मैंने सोचा था बैठे बैठे एक मॉक टेस्ट भी बना दूं। मॉक टेस्ट बनाने बैठा, वो बन भी गया। और अब मैं उसको सॉल्व करवा देता हूं मेरे दोस्तों को कि मेरी 8 बजे आज क्लास ऑफ है। तो मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2024 के लिए आप, इसके बाद एमटीएस का पेपर शुरू होने वाला है, उसके बाद बच्चे प्री देंगे, सॉरी मेंस देंगे, सीजीएल का मेंस होगा, सीएचएसएल का मेंस होगा, फिर 2025 के एग्जाम्स में स्टूडेंट लग जाएंगे। तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें भी गणित पूछा जाता है, उसके लिए ये बेस्ट सैंपल पेपर है, जिसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन प्रीवियस सर के ही पूछे गए बेस्ट 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को आप टाइम टाइम पे चेक करना पड़ेगा कि आप इन सैंपल पेपर में से, इन बढ़िया 25 सवालों में से कितने क्वेश्चंस खुद कर पाते हैं। ठीक है जी। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, मेरे साथ इस पूरे पेपर को सॉल्व करिए। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो एंड में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने इन 25 में से कितने सवाल ठीक किए, कितने सवाल आपको अच्छे लगे, कितने सवाल आपको इजी लगे मेरे भाई। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कराए अपने यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर, आप यहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डेड भी सॉल्व कराए हैं, लाइव भी सॉल्व कराए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है जी। तो आप यहां पे सैंपल पेपर जाके देख सकते हैं। गगन प्रताप में से ये मॉक नंबर 4 है। मैंने यूट्यूब पे फ्री बैच भी पढ़ा है, तो उसकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आओ शुरू करते हैं। सवाल होगा आपके सामने यहां पर पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, ए शॉपकीपर हैज फाउंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार, यानी कि ये बेईमान दुकानदार का सवाल लग रहा है। एक दुकानदार ने पाया कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 90% है। आगे सेलिंग प्राइस 90 रुपए पर किलोग्राम है, यानी कि 1 किलो को 90 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए वो 1 किलो की जगह पर केवल 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है। देखो, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, लेकिन उसको लाभ कमाने की इच्छा है, तो क्या करता है, ग्राहक को 1 किलो की बजाय 800 ग्राम सामान ही देता है। तो 1 किलो बेचने पर दुकानदार को कितना लाभ होगा निर्धारित करें, रुपए में बताना है। यहां पे आंसर परसेंटेज में नहीं बताना, रुपए में बताना है। देखिए, मैं आपको सिखा चुका हूं मेरे प्यारे भाई कि जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल आएगा, हमेशा रेशियो मेथड लगाओ। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 90% है। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 है। ठीक है, यानी कि आपको नुकसान हो रहा है बेचने से, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट कमा ले रहे हो। कि ग्राहक अगर 1 किलोग्राम आपसे सामान मांगता है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो आप 1000 ग्राम की बजाय ग्राहक को केवल 800 ग्राम ही देते हो। 800 ग्राम सामान देके आप ग्राहक से 1000 ग्राम सामान का पैसा ले ले रहे हो। तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो इन तीनों का सक्सेसिव होगा। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो ये कट जाएगा, 8:9। आपको जो प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों इस रेशियो में होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर आपने 8 रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर आपने 8 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आप इसका सामान 9 में बेच दोगे। भाई, सेलिंग प्राइस कितना, 90 रुपए पर किलोग्राम। अगर मेरे दोस्तों 90 का सामान बेचते हो तो आपने कितना खर्चा किया होगा, 80 खर्चा किया होगा। तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपए का, 10 रुपीज का। यही आपका प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। 90 रुपए का अगर आपने कोई सामान बेचा है तो आपने खुद कितना खर्चा किया होगा, 80 रुपए का। तो आपको 80 का सामान 90 में बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का। तो ये परसेंटेज में नहीं बताना था, परसेंटेज में बताते तो 12.5% आएगा, रुपए में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 त्रिकोणमिति का है, जल्दी से करेंगे फटाफट, आजकल वायरल भी है। 4tan² थीटा बराबर 5 1 प्लस सेक थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये 1 प्लस सेक को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है। क्या आपको फॉर्मूला याद है दोस्त? tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा -1। और आप जानते हैं 1 का मतलब 1 स्क्वायर। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1। ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि tan² थीटा बराबर sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1। अगर भाई मैं यहां tan² थीटा की जगह sec +1 इंटू sec -1 रख दूं
तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस वन कट जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक प्लस वन सेक माइनस वन रख दूं तो सेक प्लस वन दोनों तरफ से कट जाएगा। देखिए स्टेप कटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, आप लिख नहीं सकते ये पूरी बात। यानी कि बचेगा क्या, सेक प्लस वन तो दोनों तरफ से कट जाएगा, ये बचेगा सेक थीटा माइनस वन और बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 5। ये 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये 4 है, 4 मेरे दोस्तों आपका उधर चला जाएगा राइट साइड में बटे 4, माइनस वन उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो सेक थीटा आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 बटे 4 में 1 जोड़ेंगे 9 बटे 4। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्त सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या आएगा, पाइथागोरस से आएगा परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ट्राइंगल नहीं बनाना होता भाई, 81 में से 16 घटाएंगे रूट 65, ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, लंब आ गया। अब सवाल सॉल्व। हर एक की वैल्यू आपको अलग अलग रखनी है बेटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है मेरे दोस्तों बेस बटा परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर आपका रूट 65 है, ये आ गया, प्लस 9 बटे रूट 65। साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। लंब रूट 65 है, हाइपोटेनस आपका 9 है, रूट 65 बटे 9 आ जाएगा ये तो, प्लस 9 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, सेक का उल्टा। कॉस तो सेक का उल्टा होता है, अगर सेक थीटा 9 बटे 4 है तो कॉस थीटा उल्टा आएगा जी, 4 बटे 9 आ जाएगा। 4 बटे 9 आप बोलोगे हाँ जी सर। रूट 65 कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, उल्टा है, यानी कि बच गया 4 प्लस 1 और ये 9 से 9 कट गया, तो ये आ गया 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि 4 4 8 1 9। तो इस सवाल का आंसर 9 आ गया मेरे भाई, ठीक है। 9 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन ठीक है। तो प्री के हिसाब से इवन मेंस में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे सवाल है आपके सामने 3, ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया 2024 में। सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में करके बताइए। ए पर्सन वाइल ट्रेडिंग शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी फाइंड्स दैट। बड़ी लैंग्वेज के सवाल देख के पहली बात तो डरना बंद कर दो। आप कोई भी पेपर दें, अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो एग्जामिनर का फिक्स रूट है कि 2 से 3 सवाल बड़ी लैंग्वेज के देगा, यानी कि 6-7 लाइन के। अगर आप उनको देख के डर गए तो इसका मतलब आप उन सवालों को छोड़ के आएंगे। बड़ी लैंग्वेज का मतलब यह कतई नहीं है कि सवाल मुश्किल है। एक व्यक्ति विशेष कंपनी के शेयरों का व्यापार करते समय पाता है कि उसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। एक कंपनी का शेयर 10% कम हो गया, अगले दिन उसको उम्मीद है कि भी शेयर बढ़ेगा। अगले दिन बढ़ोतरी की उम्मीद में वह इसे अगले दिन के लिए रोक लेता है। शेयर की वैल्यू कम होगी, बेचा नहीं, फिर भी उसने अगले दिन के लिए रोक लिया कि हो सकता है अगले दिन शेयर बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए शेयर की। लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन से 8% और कम हो जाता है, शेयर का मूल्य और 8% घट जाता है। अब कहता है ऐसी रे तो रोज शेयर गिर रहा है, तो अडानी जी का शेयर हो गया। अपना शेयर वो बेच देता है। अब वो अपना शेयर बेचता है और 12,420 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो कितना पैसा बचा सकता था। अगर एक दिन पहले ही पिछले दिन बेच दिया होता, हाउ मच कुड ही हैव सेव्ड इफ ही हैड सोल्ड इट ऑन द प्रीवियस डे। अगर उसने पिछले दिन बेचा होता। एक बात बताओ मेरे भाई, कि जैसे एक स्टेप में करके दिखाऊंगा, सवाल बड़ा मजा आएगा। जैसे शेयर आपने कोई खरीदा, आपने कंपनी का कोई शेयर खरीदा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो किसी स्पेशल कंपनी का आपने शेयर खरीदा है और इसकी जो कीमत है, शेयर की कीमत 10% कम होगी, 10% कम हो गई। शेयर की जो कीमत है 10% कम हो गई। अब जब शेयर की कीमत 10% कम होगी, आपको लग रहा है भाई शेयर जो है बढ़ेगा। आप अगले दिन शेयर को बेचते नहीं हो, रोक लेते हो, लेकिन अगले दिन शेयर की कीमत फिर 8% कम हो जाती है। शेयर की कीमत फिर से 8% कम हो जाती है, 8%। अब आदमी बोलता है भाई अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मैं शेयर बेचूंगा, और वो शेयर को बेच देता है और 12,420 रुपए उस आदमी को मिलते हैं, 12,420 रुपए। पूछा यह है कि अगर शेयर पिछले दिन बेचा होता तो कितना पैसा बचा सकता था। अगर शेयर 12,420 की बजाय पिछले दिन ही बेच देता, यानी कि यही शेयर बेच देता 10% घाटे के बाद ही, तो कितना पैसा बचा सकता था। भाई यहां शेयर की वैल्यू 8% कम हो गई।
8% आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 4% 1/25, 8% 2/25 होता है बेटा। यानी कि शेयर की कीमत अगर 25 थी, अगर शेयर की कीमत मेरे दोस्तों 25 थी, 25, तो 25 से कीमत कम होके 23 हो गई मेरे भाई, 23 हो गई। यही मतलब हुआ ना इस बात का। अगर वो एक दिन पहले ही बेचता शेयर, तो जो शेयर अभी 23 का बिका है वो 25 का बिकता। 25 को 8% कम करने के बाद ही तो 23 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, 23 की वैल्यू सवाल में 12,420 है। कितने गुना? 23 पंजे 115 और 9 23 चौका 92, 540 गुना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर वो शेयर एक दिन पहले बेच देता, अभी तो 23 का बिका है, एक दिन पहले बेचता तो 25 का बिकता, 2 यूनिट का उसे फायदा होता, 2 यूनिट की बचत हो जाती। अगर ये 540 गुना है तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 540 गुना होगी 1080 रुपए। यानी कि एक दिन पहले अगर शेयर बेचता तो 1080 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाता। डी ऑप्शन आंसर है। ऐसे करना है, यानी कि सवाल एक रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कोई दम नहीं है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मेथड्स अगर आप पूरा मैथ सीखना चाहते हो कम प्राइस में, घर बैठे बैठे, कि आपको मुखर्जी नगर ना आना पड़े, आपको कोई बेवजह का खर्चा ना करना पड़े, आपको बहुत सारी किताबें ना खरीदनी पड़े, आपको यूट्यूब पे वीडियोस को ढूंढने में समय ना खर्च करना पड़े, और आप बहुत सस्ती सी फीस में पूरा सिलेबस पढ़ पाएं, प्री भी और मेंस भी, तो एप्लीकेशन पर जो हमारे रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है बच्चों, वो आप ले सकते हैं। और मैंने इस बार जो है सभी बच्चों के लिए ऑफर भी रखा है, क्योंकि 2025 की तैयारी अभी आप लोग शुरू करेंगे, तो मात्र 599 की फीस में आपको सारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा फायदेमंद है, सिलेबस जल्दी निपटाओगे, आपको जैसी आप क्लास लोगे अर्थमेटिक और एडवांस सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। और इसकी वैलिडिटी भी अब 2 साल है, यानी कि 2025 और 2026 2 साल आपके पास वीडियोस रहेंगी। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट सभी में काम आएगा। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, अभी जाकर इसके एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। एक ट्राइंगल की साइड 5 12 13 है, ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बने ट्राइंगल का एरिया क्या है? सवाल जीडी में आया था, हालांकि जीडी में ज्योमेट्री है नहीं बेटा सिलेबस में, पर फिर भी ये सवाल आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको करवा देता हूं। आप बताओ, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 5 12 13 हैं, तो 5 12 13 सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे भाई। अगर बोला है सवाल में, हालांकि चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इसकी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाएं, अगर हम इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो ट्राइंगल बनेगा, साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा, तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का हमेशा 1/4 होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया ओरिजिनल वाले ट्राइंगल का 1/4 होता है, 1/4। ये समकोण त्रिभुज है 5 12 13, इसका एरिया क्या होगा? समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एरिया होगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा 5 गुणा 12, ये पूरे समकोण त्रिभुज के एरिया है। लेकिन साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बना, इसका जो एरिया होगा बेटा, वो इसका 1/4 करना पड़ेगा आपको। यानी कि 12 पंजे 60, 60 को 8 से भाग देंगे 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से डी वाला सही है। इजी क्वेश्चन है, अगेन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप सवाल कर ले जाओगे। ये बताओ, सवाल नंबर है भाई 5। ये सवाल सीएचएसएल 2018 के प्री में आता है। देखो, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट बच्चे हमारा इसलिए देखते हैं क्योंकि हम प्रीवियसर के अच्छे अच्छे सवाल छांट के लाते हैं जो छुप गए हैं कहीं। अब 1000 सवाल में से अच्छे सवाल जो है छांट के निकालना भी कितना बड़ा काम है, उसमें टाइम लगता है, हम करते हैं बेटा, फिर सॉल्व भी कराते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वाई जेड मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, एक्स काम शुरू करता है, 15 दिन काम करता है, फिर वाई उस काम को ले लेता है, 27 दिन काम करता है, फिर जेड बचे काम को 9 दिन में करता है। वाई अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? वाई अकेले। बहुत बढ़िया सवाल। 2 तरीके हैं बेटा इस सवाल को करने के, पर मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट वाला समझा जाए। देखिए, सवाल में बोला है कि 2 लोग हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई मिलकर काम पूरा कर सकते हैं 30 दिन में बेटा, 30 डेज में, 30 दिन में।
और वाई और जेड मिलकर काम कर सकते 20 दिन में। वाई और जेड मिलकर काम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 20 दिन में। एक्स काम शुरू करता है 15 दिन तक काम करता है। एक्स ने काम शुरू किया और एक्स ने 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया। फिर वाई काम ले लेता है, वाई 27 दिन काम करता है। फिर वाई काम ले लेता है, वाई 27 दिन काम करता है, 27। फिर बाकी जेड काम करता है, जेड बचे काम को 9 दिन में करता है, जेड बचे काम को 9 दिन में करता है, 9 दिन में। तो बताओ वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप मुझे बताओ, ब्रेक करके कर लेते हैं। अगर सवाल में x प्लस वाई दिया है तो x प्लस वाई का इस्तेमाल करो। सवाल में y और z के दिन दिए, y और z का इस्तेमाल करो। मेरे भाई x 15 दिन काम करता है फिर चला गया, फिर y काम को टेक ओवर करता है और 27 दिन लेता है। तो 27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों? 15 प्लस 12, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? आप बोलोगे यहां से लिख सकते हो। अगर आप यहां गौर से देखो तो x ने भी 15 दिन काम किया। अगर आप गौर से देखो x ने भी 15 दिन काम किया, y ने भी 15 दिन काम किया। तो x और y ने 15 दिन में कितना काम किया होगा? x और y ने 15 दिन में कितना काम किया होगा? आप ये बताओ। 15 दिन में अगर पूरा काम 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में काम करेंगे 1/30। 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15/30, यानी कि आधा, 50%, 50% काम किया होगा x और y ने 15 दिन में। x ने भी 15 दिन काम किया, y ने भी। तो दोनों लोगों ने, x और y ने 15 दिन मिलकर काम किया, x प्लस y ने 15 दिन काम किया। अगर पूरा काम 30 दिन में करते तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? आधा, 50%। ठीक है। जेड ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। वाई ने कितने काम किया? 12 दिन। क्या 12 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 9 और 3 12? क्या 12 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 9 और 3 12? जेड ने कितने दिन काम किया? जेड ने काम किया मेरे प्यारे भाई 9 दिन। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो मेरे भाई, खुद सोचो, मजा आएगा। तरीका आपने देखा नहीं होगा ऐसा तरीका। वाई ने 9 दिन काम किया, जेड ने 9 दिन काम किया। वाई ने 9 दिन काम किया, जेड ने 9 दिन काम किया। तो वाई और जेड ने 9 दिन में कितना काम किया होगा? वाई और जेड ने 9 दिन में कितना काम किया होगा? 9 दिन में वाई ने 9 दिन काम किया, जेड ने 9 दिन काम किया। तो वाई जेड ने 9 दिन में कितना काम किया होगा? भाई वाई और जेड पूरा काम 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/20, एक दिन में। तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9/20। अब 1/20 5% होता है, 9/20 45%, यानी कि 45% काम हो किया। पूरा काम तो 100% होता है। 100% में से 50 और 45, 95% हो गया। 5% काम बाकी है, 5%। 100 में से 50 और 45, 95% काम हो गया, 5% काम बाकी है। वो किसने किया होगा? वो इस घपोड़ चंद बाई ने किया होगा 3 दिन में। यानी कि वाई 5% काम करता है 3 दिन में। तो वाई पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा? 100%। पूरा 100% काम करेगा भाई, 20 से गुणा कर दो, 60 दिन में, 60 डेज में करेगा 100% काम। ऑप्शन नंबर ए ठीक दिख रहा है। ये सवाल को करने का एक तरीका, और मुझे लगता है बेहतर तरीका है। ठीक है, और भी इसका तरीका होता है मेरे दोस्तों, ब्रेक कर करके। लेकिन कभी आगे से ऐसा सवाल आए तो इस तरीके से करके देखिएगा आप, मजा आएगा। आगे चलूं? अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है लेक्चर तो लाइक कर दीजिए मेरे भाई वीडियो को। सवाल नंबर 6, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का। जीडी के सवालों को हल्के मत लीजिएगा। मैंने जीडी के 2022 के टॉप 250 सवाल टाइप करवाए, और उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक सवाल मिले जो सीजीएल से भी ऊपर लेवल पे गए हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम एट ए सर्टेन रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर इज 832। साल बोला है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 832 है। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 800। और समान अवधि यानी कि 2 साल के लिए समान धनराशि पर समान ब्याज की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है। तो आपसे पूछा है डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 साल। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? सवाल में कहा है 3 साल के सीआई और 3 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस क्या आएगा? बच्चों बताओ, बताओ।
ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 3 साल का सीआई मैं 3 साल का एसआई निकालूंगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे बेस्ट होता है ट्री मेथड। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की सबसे अच्छी खास बात है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है, यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये सेकंड ईयर की कहानी है, ये थर्ड ईयर की कहानी है। कहानी 3 सालों की है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है तो पहले साल भी 400 रुपए होगा और दूसरे साल भी 400 रुपए होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए, 800 से 832, 32 रुपए ज्यादा है। लेकिन 2 साल में आपको 32 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल में आपको सेकेंड ईयर में 400 रुपए पर 32 रुपए आपको ब्याज मिला। 8% ब्याज की जो दर है वो 8%। अगर आपसे ब्याज की दर पूछा होता 8% आता। फर्स्ट ईयर में जो आपने 400 रुपए ब्याज कमा, इस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिला है सेकेंड ईयर में 32 रुपए आपसे। लेकिन पूछा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आपको पता है। 3 साल का ट्री कैसे बनता है? सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होगा मेरे भाई। अगर यहां ए पर ब्याज बी है तो यहां ए और ए, 2 ए पर ब्याज दुगना होगा 2b। अब इस बी पर भी ब्याज लेंगे सी। ये होता है 3 साल के ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कैसे फटाफट फटाफट सवाल निपटाए जाते हैं। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो तीसरे साल भी 400 ही होगा। अगर यहां 32 है तो यहां 32 का डबल आएगा मेरे दोस्तों, 64। क्लियर है? ब्याज पर तो ब्याज मिलना ही है। बताओ ये 32 पे 8% ब्याज मिलेगा, 400 पे 8% 32 है, 32 पर भी 8% ब्याज मिलेगा, 2.56। 2.56 32 का 8%, 32 अट्ठा 256 होता है। ये टोटल 3 साल का सीआई है। अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल 3 साल का सीआई है। जो पहली लाइन है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और ये क्या है भाई साहब? ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है। यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है भाई। ये ट्री को मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है, बहुत सिंप्लीफाई। कितना आएगा? ऐड कर दीजिए, 32 और 64 96, 96 में 2.56 जोड़ेंगे 98.56, 98.56 आंसर है, 98.56। बहुत बढ़िया, मजा आया ना? सवाल नंबर 7 करेंगे बच्चे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। बेटा अगर दो संख्याएं एक्स और वाई है तो इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट एक्स वाई। ये हर कोई जानता है मेरे भाई, ये हर कोई जानता है। अब आपसे इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या करो? इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट ले लो। मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं। जैसे यहां पे फॉर्मूला, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख सकते हो आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो परेशानी होगी। नीचे ए माइनस बी है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो है सिंपल। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? जो फॉर्मूला है वही तो लगाओगे, जो है ही नहीं उसको छोड़ दो। क्या कटा क्या बचा देखो शांति से। ए माइनस बी से बच्चे ए माइनस बी कट गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट गया। अब ए प्लस बी की 2 बार गुणा होगी भाई, तो ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया, अंडर रूट लेंगे ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी ये रहा, बी ऑप्शन इसका आंसर है, ए प्लस बी। खत्म खत्म खत्म, निपटा दो निपटा दो। सवाल है 8। फिर से आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 40,000 रुपए पर 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल में 10% ब्याज की दर से अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कर लो भाई। अगर हमारे पास 2 साल 6 महीने हैं यानी कि 2.5 साल, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की कितनी साइकिल बन जाएंगी? 5।
2 साल 6 महीने का मतलब 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 30 महीना। तो 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीने की 5 साइकिल होंगी, 5 बार सक्सेसिव होगा बेटा। अगर ब्याज 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में फिर से 5%, अगले 6 महीने में फिर से 5%, अगले 6 महीने में फिर से 5%, अगले 6 महीने में फिर से 5%। ये लिखना नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना मेरे भाई, वो 5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब फॉर्मूले से इनका सक्सेसिव निकालना या रेशियो से निकालना तो लंका लगा देगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर हो, काफी नजदीक हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए दुख की बात है। ये सवाल एमटीएस के पेपर का है, 2022 का एमटीएस का। कैसे कर पाए होंगे बच्चे इस सवाल को? हैं 5 साइकिल का आपको सीआई निकालना है, 5 साइकिल के लिए। भाई जो बेस्ट तरीका है इसको करने का, हाँ, जो बेस्ट तरीका है इसको करने का भाई मेरे, वो है गोल्डन रेशियो मेथड। आप जानते हैं 5 साइकिल के लिए, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, आपके बिल्कुल आंखें खड़ी हो जाएंगी मेरे भाई। तरीका देख के, 5 साइकिल है ना, 6 महीने के 5 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा। 5 10 10 5 1, ये 5 10 10 5 1, ये याद रखिए। प्रिंसिपल कितना है? 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, 40,000 रुपीज। आपको जो ब्याज मिलेगा 5%, 5%, 5%, 5%, 5% का सक्सेसिव मिलेगा। 5% निकालते जाओ, निकाल सकते हैं। 40,000 का 5% 2,000 रुपए, 2,000 का 5% 100 रुपए, 100 रुपए का 5% 5 रुपए, 5 रुपए का 5%, 5 बच्चे 25, 0.25 रुपए, 0.25 का 5%, 25 पंजे 125, 0.0125 रुपए, ये आएगा 0.0125 रुपए, है ना। 25 पंजे 125 हो जाएगा और ये 0.0125 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे सर इनकी सीधी सीधी गुणा कर दी, सीधी सीधी गुणा। 5 की 2,000 में गुणा करेंगे 10,000, 10 की 100 में गुणा करेंगे 1,000, 11,000 आ गया, 11,000। यानी कि 11,000 से तो ज्यादा ही आएगा, गुणा करके जोड़ना है। 11,000 प्लस 50, 11,050 और ये 1.25। ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, इसे इग्नोर कर सकते हो, ये वैल्यू तो बहुत छोटी से इग्नोर कर सकते हो। 10,000 100,000 11,000 होगा, 11,050 हो गया और ये 1.25, यानी कि 11,050 में 1.25 आपको ऐड करना था लगभग, तो 11,051 के आसपास आएगा। 11,051 ये रहा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एग्जैक्ट बता दिया हमने भाई निकाल के। 10,000 1000 11,000 प्लस 50 प्लस 1.25 गुणा करके ऐड करना था भाई। ये तरीका कितना भी मुश्किल आ जाए सब कर लोगे। हमने अपनी जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग सारे बताए। 2 साल के लिए 2 1 है, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3 3 1 है, 4 साल के लिए 4 6 4 1 है, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 है। उसके बाद मैंने इस पे एग्जाम्पल भी लेके आपको बताया, इसलिए ये मेरे, और ये गोल्डन रेशियो कहां से आया मैंने ये भी समझाया है। ये बुक इतनी हेल्पफुल है बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, मैं क्या ही बताऊं। हैं, इससे बेहतरीन बुक नहीं है कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए। कोई बच्चा कुछ नहीं जानता गणित के बारे में, यहां से पढ़ना शुरू करे, कॉन्सेप्ट पहले मजबूत करे फिर सवाल लगाए। मैं देखता हूं कैसे गणित नहीं सुधरेगा बच्चे का। देखो कितना हैवी सवाल था, आप लोगों ने कर लिया। आगे आइए, सवाल नंबर है 9। कौन करेगा बच्चे? क्वेश्चन नंबर 9। किसी ट्रायंगल के हर कोण से 17 डिग्री कम करने पर कोण का अनुपात 3 4 7 हो जाता है। सबसे बड़े कोण की रेडियन में वैल्यू क्या है? ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया है। देखो, किसी ट्रायंगल के हर कोण से 17 डिग्री कम करने पर कोणों का रेशियो 3 4 7 हो जाता है। बताइए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। अगर हर एंगल को 17 डिग्री कम करूंगा तो 17 17 17 तीनों एंगल कितने कम हो जाएंगे? 51 डिग्री। तीनों एंगल कितने कम हो जाएंगे? 51 डिग्री कम हो जाएंगे। तो एंगल का सम कितना बचेगा फिर? 129 डिग्री।
यानी कि अगर हर एक एंगल को आप 17 डिग्री 17 डिग्री 17 डिग्री कम कर दोगे तो टोटल 51 डिग्री कम हो जाएगा, तो तीनों एंगल का सम हो जाएगा 129 डिग्री। और तीनों एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का रेशियो हो जाएगा 3 4 7, जो कि कितना है, तीनों का सम कितना है, 3 4 7 और 7 14 है। तीन, ये ना तीनों एंगल का रेशियो मेरे दोस्तों 14, 14 की वैल्यू 129 डिग्री है। पूछा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, अगर 14 की वैल्यू 129 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण तो ये 7 यूनिट है, 7 सबसे बड़ा कोण ये 7 यूनिट है। अगर 14 की वैल्यू 129 डिग्री है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, आधा, 129 डिग्री का आधा, ये सबसे बड़ा कोण आ गया। 14 का आधा 7 है तो ये 129 डिग्री का आधा आ जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई में सबसे बड़ा कोण आया है ट्राइंगल का, नहीं, ये तो बेटा हर एंगल को 17 डिग्री कम करने के बाद रेशियो है। ये जो एंगल है सबसे बड़ा, ये 17 डिग्री कम करने के बाद आया है, यानी कि ट्राइंगल का जो ओरिजिनल सबसे बड़ा एंगल होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा मेरे भाई। यही लॉजिक इस सवाल में था और इसलिए सवाल एग्जामिनर ने बनाया है। 2 की 17 में गुणा करेंगे 34, 129 में अगर 34 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 163/2 डिग्री, 163/2 डिग्री ये त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण आ गया। लेकिन यहां भी एग्जामिनर शांत नहीं हुआ, बोला सबसे बड़े कोण की रेडियन में वैल्यू क्या है। रेडियन में वैल्यू आप जानते हैं मेरे भाई, 180 डिग्री को ही हम लोग पाई रेडियन बोलते, 180 डिग्री को ही पाई बोलते हैं रेडियन में, रेडियन में। तो अगर बच्चों में यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो 1 डिग्री कितना आएगा, 1 डिग्री आता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू ये होती है रेडियन में π/180। तो अगर मेरे पास 163/2 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना, रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या कुछ कटेगा, 4 1 7 3 10, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 163 π/360 रेडियन आ गया, 360, 163 π/360 कहां गया, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये आपका रेडियन में वैल्यू आ गई सबसे बड़े कोण की। अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 9 था भाई, मजा आ रहा है करने में, मजा आ रहा है तो लाइक करते चलें वीडियो को। सवाल नंबर 10 देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आएगा। मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट देने के बाद रमेश एक आर्टिकल को 34,440 में बेचता है, फिर भी 40% प्रॉफिट कमाने में सफल होता है। सवाल यह बोला है कि मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट देने के बाद भी 40% लाभ होता है। रमेश एक आर्टिकल को 3440 में बेचता है, 18% डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस पे, स्टिल मैनेज टू गेन 40% प्रॉफिट। If Ramesh sold the article at 12% discount on mark price, what will be his profit percentage? अगर 12% डिस्काउंट देता तो कितना लाभ आएगा परसेंटेज में। सवाल ये है, 18% डिस्काउंट देते हो तो 40% प्रॉफिट है, 12% डिस्काउंट दोगे तो कितना प्रॉफिट है, ये सवाल है भाई। आंसर परसेंटेज में पूछा है तो 34,440 रुपए की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा निकालने, हमें तो कल परसेंटेज में निकालना है। तरीके बहुत सारे हैं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, देखो कैलकुलेटिव भी है। आपसे प्रॉफिट पूछा है मेरे भाई, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी, सीपी क्या होता है, 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है। देखिए बच्चों, कोई सामान 100% से जितना ज्यादा में बिकेगा वही प्रॉफिट है। 100% क्रिय मूल्य इस पेन का, मैंने इसको 140% में बेचा, तो 40% जो एक्स्ट्रा है वही क्या है, मेरा प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल लॉजिक है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद, आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दीजिए, सेलिंग प्राइस आएगा। आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाइए, सेलिंग प्राइस आएगा। ये बराबर करना है, केवल ये लॉजिक है और कोई लॉजिक मैं यहां पे नया नहीं लगाने वाला। अब आप सोचो जरा, मैंने मार्क प्राइस मान लिया 100 रुपए, माना एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए, मैंने आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए मान लिया, 100 रुपए की, माना आर्टिकल का अंकित मूल्य 100 रुपए। आप 100 रुपए पर 18% डिस्काउंट देते हो, 100 रुपए पर 18% डिस्काउंट देते हो तो सामान बेचता कितने में, 82 रुपए में, 82 रुपीज में। और 82 रुपए में बेचने पर आपको क्या होता है, 40% प्रॉफिट होता है। 100% के सीपी पे 40% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में, 140% में। अगर क्रिय मूल्य 100% है, 100% पे 40% प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में, 140% में।
अगर मार्क प्राइस पर 12% छूट दी जाए तो क्या लाभ होगा? मार्क प्राइस है 100 पे अगर 12% डिस्काउंट दोगे, 12%, तो सामान कितने में बिकेगा? 88 में। तो 88 की वैल्यू कितने परसेंट है, बस यही निकालना है। अगर 82 की वैल्यू 140% है तो एक की वैल्यू आएगी 140/82। आपसे पूछा 88 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई भाई 88 आ जाएगा। अब 2 से कट रहा है तो काट लीजिए 44 बार, 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों 82 41 बार, ये आ जाएगा भाई। अब मुझे सॉल्व करना है। आंसर्स भी मैं देख पा रहा हूं काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। देखो ये कितने नजदीक है, ये कितने नजदीक है, तो मैं बहुत ज्यादा यहां पे क्लोज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब 140 की 44 में गुणा करो, 41 से भाग दो, ये तो आप पागल बना देगा। जल्दी भाग करने का तरीका क्या है? टुकड़ों में भाग करो, डिवाइड जो है टुकड़ों में करो। 140 को 41 से भाग देना मुश्किल है, लेकिन 41 के नजदीक, ये नंबर 41 के नजदीक होता है 44। ठीक है भाई, 44 को 41 से भाग देना आसान है। 44 को 41 से भाग देंगे, 41 से कम 41, 3 बच जाएगा। 1 + 3/41 ऐसे ब्रेक करके लिख लिया करो, ऐसे ब्रेक करके लिख लिया करो, ब्रेक करके। 44/41 को लिख लिया, 1 + 3/41 ही आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, देखिए ना 140 की 1 में गुणा तो 140 ही हो गया, और ये हो गया 140 की 3 में गुणा। 140 की 3 में गुणा 420/41, ये 420/41 आ गया। आपको लग रहा होगा कि सर कितना लिख रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना। दिमाग में करने लगोगे आप ये चीज जब आप प्रैक्टिस करोगे। सारा खेल प्रैक्टिस का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम लिख के आपका होगा। अगर मैं 420 को 41 से भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 41 दुसाम 410, 10 बार जाएगा 410, बच जाएगा 10। 41 दुसाम 410 चला जाएगा, बच जाएगा 10। दसवां लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 41 दूनी 82, बच जाएगा 18, फिर 41 चौका चला जाएगा मेरे दोस्तों 164, यानी कि आ जाएगा 150.24। ये आपका 150.24% आ गया, 150.24%। कितना मुश्किल था भाग करना, पर मैंने कितनी आसानी से कर दी। लेकिन ये वाला देखो, ये जो स्टेप हमने यहां पे लिखे है ना, ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना है, तब जाके आप शॉर्ट में कर पाओगे। अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% का सामान, किसी आर्टिकल का सीपी 100% है, 100% का सामान आपने 150.24% में बेचा, तो जो 50.24% एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो आपका प्रॉफिट है। सी ऑप्शन। बताइए, क्या गजब का सवाल है मेरे भाई। और इस सवाल का सोर्स क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर का है। हर एग्जाम के सवालों की इज्जत करनी चाहिए। जितने हर एग्जाम के प्रीवियस सवाल सॉल्व हो चुके हैं, हो सके उतने करने चाहिए। सवाल नंबर 11 देखेंगे अलजेब्रा का, जो कि सीजीएल 2020 के प्री में आया है। x की पावर 8 माइनस 2599 x की पावर 4 + 1 0 है, तो x - 1 में x की पॉजिटिव वैल्यू बताओ। ये 8 है, 4 है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ x की पावर 4 से डिवाइड कर दो। क्या होगा डिवाइड करने से? अगर दोनों तरफ x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 8 को x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 4, ये +1 है, 1 को x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, +1/x की पावर 4, ये क्या आएगा? x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा, -2599 उधर चला जाएगा, 2599। डायरेक्ट मेरे दोस्तों आप करना सीखिए। अब आपको x - 1/x निकालना है, चाहे x + 1/x निकालना हो, चाहे x - 1/x निकालना हो। जरूरत पड़ेगी जंबूरे x² + 1x² की। अगर पावर 4 से पावर 2 में जाना है, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट, तो भैया प्लस से प्लस में जा रहे हैं, लॉजिक है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। अगर आप प्लस से प्लस में जाते हो तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 2599 2 जोड़ेंगे 2601, 2601 का अंडर रूट 51। अब आपसे पूछा x - 1/x क्या आएगा? अगर आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है, पावर आधी करने, लेकिन प्लस से माइनस में जाना है, प्लस से माइनस में, प्लस से प्लस में जाते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लो, प्लस से माइनस में जाते हैं तो 2 घटा के अंडर रूट लो। 51x² + 1x², 2 घटा 51 में से 2 घटे 49, 49 का अंडर रूट 7, 7 आ गया। तो x - 1/x 7 है, पहला ऑप्शन। ठीक है, हमने काफी डिटेल में लिख के बताया।
भाई ये सब चीजें ना दिमाग में हो जाती। पावर 4 2599, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे 51, फिर दो घटा के अंडर रूट लेंगे क्योंकि एक्स माइनस तुमने एक्स पूछा है 7 आ गया। अगला सवाल, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0, ये दिया हुआ है आपको। यदि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 0 है तो 2 साइन प्लस 3 कॉस अपॉन कॉसेक प्लस सेक का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे भाई, बता दो बता दो बता दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या आप अंदाजा मारो। देखो एग्जामिनर ज्यादातर जो सवाल देता है वो तो या तो 30 डिग्री पे सेट करता है या 60 डिग्री पे सेट करता है या 45 डिग्री पे सेट करता है। या तो 30 डिग्री पे सेट करेगा, 60 पे 45। 90% क्वेश्चन जो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड वो 30 60 45 पे सेट होते हैं। 10% ही सॉल्व करने पड़ते हैं। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, सेक को बस 10 में बदलना है। अब देखो अगर 30 60 होता तो 30 60 में √3 आता है, साइन कॉस में √3 आता है, साइन कॉस सेक कॉसेक में √3 आता है 30 60 पे। तो √3 को तो अभी नहीं दिख रहा कहीं भी √3 तो ऑप्शन में। तो 45 डिग्री अगर लेके देखूं कि थीटा 45 है तो सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 3 6 और एक बिल्कुल सेट हो गया। थीटा बराबर 45 डिग्री पे सेट हो रहा है भाई मेरे। ये थीटा 45 लूंगा, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 10 45 1 होता है, 3 और 2 6 और 1 7 माइनस 7 0। थीटा 45 डिग्री है, बात खत्म। थीटा 45 डिग्री है, वैल्यू रख दो यहां पे, केवल वैल्यू। साइन कॉस बराबर हो जाएगा 2 और 3 5, साइन 45 कॉस 45 1/√2, कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2 प्लस √2 2 √2 की 2 √2 में से गुणा हो जाएगी तो 5/4 आंसर आ गया, 5/4। दिस इज माई आंसर। और ये बहुत जल्दी आ गया 5/4 सी ऑप्शन। तो ये भी कला है। अगर मुझे सवाल के ऑप्शन में √3 वगैरह दिखाई देते तो मेरी सबसे पहले नजर जाती 30 या 60 चेक करने पे। ठीक है, हम बैच में सिखाते हैं कि भाई कैसे बिना इक्वेशन सॉल्व किए आप सवालों को कर सकते हैं। ये देखेंगे सवाल नंबर 14 है। दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में, अगर हर संख्या में से 17 घटा दिया जाए तो संख्या 11 14 के अनुपात में होंगी। यदि हर ओरिजिनल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त है मस्त। देखिए मान लीजिए जैसे दो संख्याएं ए और बी, ए बी कह लो, फर्स्ट सेकंड कह लो, ये छाप की है। दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में, 4:5 के रेशियो में। हर संख्या में से 17 घटाया जाता है। 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 11 14। अब संख्या 11 14 के अनुपात में हो जाती हैं। अगर पहली संख्या में से भी 17 घटाया जाए, दूसरी में से भी 17 घटाया जाए तो संख्याएं 11:14 के रेशियो में हो जाती हैं। अगर ओरिजिनल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो रेशियो क्या होगा। आपको ओरिजिनल संख्या निकालनी है। आप मुझे बताओ, हम हर संख्या में से 17 घटा रहे हैं तो ये तो बढ़ रहा है, ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है। अगर हम हर संख्या में से 17 घटा रहे हैं तो रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या आपको रेशियो का डिफरेंस सेम करना आता है? नहीं आता तो मैं पढ़ाता हूं। देखो 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, 11 14 का डिफरेंस 3 है। रेशियो को डिफरेंस को सेम करने के लिए उल्टी गुणा होते, ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए, नीचे 1 से गुणा कर दीजिए। ऊपर 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आ गया। नीचे 1 से गुणा करेंगे, 11 14 ही रहेगा। अब आप देखोगे दोनों के रेशियो का डिफरेंस सेम बन जाएगा। आप बताओ, ए का मान पहले 12 था, 11 हो गया। ए का मान 12 से 11 हो गया, 1 यूनिट कम हुआ। कितना कम हुआ? 1 यूनिट, 1 यूनिट कम हुआ। बी का मान पहले 15 था, अब 15 से 14 हो गया, तो बी का मान कितना हुआ? 1 यूनिट कम हुआ। ये भी 1 यूनिट डिक्रीज हुआ, ये भी 1 यूनिट डिक्रीज हुआ। तो देखिए डिफरेंस सेम बन गया कि नहीं बन गया? डिफरेंस सेम बन गया कि नहीं? यानी कि दोनों संख्या 1 यूनिट कम हुई। सवाल के अनुसार दोनों संख्या कितनी कम होती है? 17, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 17 के बराबर है, 17 के बराबर है 1 यूनिट की वैल्यू। तो संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 12 की वैल्यू क्या आएगी? 12 गुणा 17, 12 गुणा 17 170 और 34 204। 15 की वैल्यू क्या आएगी जी? 15 गुणा 17 यानी कि 255।
ठीक है जी। तो ये संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू आ गई। पूछा अगर दोनों संख्याओं में 20 जोड़ दिया जाए तो रेशियो क्या होगा। अगर संख्याओं में 20 जोड़ दूं 204, 204 में 20 जोड़ दूं तो 224 हो जाएगा। दूसरी संख्या 255, 20 जोड़ दूं तो 275 हो जाएगा। तो संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 224 रेशियो 275 होगा। कट नहीं रहा है, सी ऑप्शन आंसर है। तो यार ये वाला सवाल तो आसान था, ये काफी बैलेंस पेपर मैंने बनाया है। बताइए 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर से या 20 सेकंड से हरा देता है। राम की चाल क्या है, राम जी की चाल क्या है, ये बताओ। 1200 मीटर की रेस में, हाँ जी 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की स्पीड क्या होगी। अगर 1200 मीटर की रेस हो तो राम भाई हरा देते हैं श्याम को 200 मीटर से या 20 सेकंड से। इसका मतलब यह है कि राम जी ने रेस पूरी कर ली, श्याम अभी 200 मीटर पीछे रह गया, यानी कि श्याम को 200 मीटर से हार गया और श्याम को अभी रेस खत्म करने में 20 सेकंड और लगेंगे। तो मैं क्या ये नहीं बता सकता मेरे भाई कि जो हमारे श्याम जी हैं वो 200 मीटर जाते हैं 20 सेकंड में। ये तो मतलब हो गया श्याम 200 मीटर पीछे रह गया, राम जी ने तो रेस पूरी करके जीत ली, अभी श्याम को 20 सेकंड और लगेंगे रेस खत्म करने में, 20 सेकंड से हार गया, यानी कि श्याम 200 मीटर जाता है 20 सेकंड में। तो श्याम मेरे दोस्तों 1200 मीटर कितने समय में जाएगा, 6 गुना 120 सेकंड में। शाम 1200 मीटर जाएगा मेरे दोस्तों 120 सेकंड में। शाम को अगर रेस खत्म करने में 120 सेकंड लग रहे हैं और 20 सेकंड से शाम हार रहा है, यानी कि राम को रेस खत्म करने में कितने सेकंड लगेंगे मेरे दोस्तों, 100 सेकंड लगेंगे, 100 सेकंड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 100 सेकंड। आप ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट भी आप ये कह सकते हैं कि राम ने तो पूरी 1200 मीटर की रेस खत्म कर ली, श्याम 200 मीटर से हार गया, यानी कि श्याम केवल 1000 मीटर ही दौड़ पाया। अगर श्याम 200 मीटर 20 सेकंड में जाता है तो श्याम 1000 मीटर कितने सेकंड में जाएगा मेरे दोस्तों, 5 गुना 100 सेकंड में। यानी कि श्याम को 100 सेकंड का समय लगा 1000 मीटर जाने में और राम को पूरा मेरे दोस्तों 1200 मीटर जाने में 100 सेकंड लगा होगा। तो राम को 1200 मीटर डिस्टेंस जाने में 100 सेकंड का समय लगा, तो राम जी की जो स्पीड होगी वो आएगी 12 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है, बी ऑप्शन है। डायरेक्ट भी देख सकते हो आप। क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, इसमें तो कोई दम है ही नहीं। एक डीलर दो मशीनों को 12,000 रुपए पर मशीन की दर से बेचता है। एक मशीन पर 32% लाभ होता है, दूसरी पर 32% लॉस होता है। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा। सीटीएल प्री में आया है। तो ये सेम सेलिंग प्राइस है सवाल। ये अब तक का मुझे लगता है सबसे आसान सवाल है। एक व्यापारी ने दो मशीन बेची है सेम दाम पर, 12,000 रुपए की दो मशीन बेची, सेम सेलिंग प्राइस पर बेची है। एक मशीन पर तो 32% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी मशीन पर 32% का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हमेशा लॉस होगा। कितना, एक्स स्क्वायर बटे 100% का हमेशा लॉस होगा, यानी कि 1024 बटे 100, 10.24% लॉस, 10.24% का आपको लॉस होगा। आगे आइए। 90 मीटर लंबे 42 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के केंद्र में दो चौराहे हैं। लंबाई के समांतर 7 मीटर चौड़ी सड़क है, दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपए पर मीटर की दर से ईंट बिछाने की लागत क्या होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सवाल है सड़क वाला। आप ये समझो एक आयताकार मैदान है, इस तरीके से आप ये समझे कि आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर मैदान है, 90 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा। ये आयताकार मैदान है, 90 मीटर लंबा और ये 42 मीटर चौड़ा है, चौड़ा। अब इसमें दो सड़कें, लंबाई के समांतर जो सड़क है 7 मीटर चौड़ी है। तो एक सड़क जो है मेरे दोस्तों इसमें आप खींच लीजिए इस तरीके से, एक सड़क मेरे दोस्तों इसमें इस तरीके से लंबाई के समांतर, इस तरीके से सड़क है लंबाई के समांतर। लेकिन ये जो सड़क है ये 7 मीटर चौड़ी है, 7 मीटर चौड़ी है। और दूसरी जो सड़क है मेरे प्यारे भाई वो ऐसे है, वो चौड़ाई के समांतर होगी। ये वाली जो सड़क है 3 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर चौड़ी है।
है ना, क्योंकि सवाल बोला दोनों सड़क एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोथ रोड्स आर परपेंडिकुलर, तो एक लंबाई के पैरेलल होगी, एक चौड़ाई के पैरेलल होगी। अब इस सड़क पर हमें ईंटें बिछानी है, इस सड़क पर जो है हमें ईंट बिछानी है, ईंट, इस सड़क पर ईंट बिछानी है, और 25 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्च आ रहा है, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर होगा, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस पे ईंटा बिछानी है। तो ईंटा बिछाने का खर्चा कितना आएगा, इस सड़क पे ईंटें बिछानी है, तो भाई मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा कि सड़क का एरिया क्या है। हालांकि जो सड़क है ये भी तो आयती है, आप ये समझो कि ये आयती हो गया, ये कितना है, ये 90 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, तो आयत का एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 90 गुणा 7। आप मुझे बताओ ये जो सड़क है जो चौड़ाई के समांतर है, अगर ये आयत की चौड़ाई 42 मीटर है तो ये सड़क की ये भी तो 42 मीटर आएगा, 42, ये 3 है तो आ जाएगा 42 गुणा 3, दोनों को ऐड कर दीजिए, 42 गुणा 3। समझ में मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन जब आप दोनों सड़क के एरिया को ऐड करते हो, क्योंकि सड़क भी आयत है, आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपको समझना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, बीच में 2 बार काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, 2 बार, ये एरिया 2 बार काउंट होगा, ये इस वाली सड़क में भी आ गया, लंबाई के समांतर जो है ये इस वाली सड़क में भी आ गया, ये 2 बार काउंट हो गया, तो ये एक घटाना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, 2 बार आ गया बेटा। एक्चुअली लंबाई के समांतर 7 मीटर चौड़ी सड़क है और चौड़ाई के पैरेलल 3 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी कि ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, 7 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, तो इस आयत का एरिया होगा मेरे दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 गुणा 3, ये घटाना पड़ेगा, ये दोनों सड़कों का एरिया आ गया। 630 126, 630 126 में से 21 घटाएंगे 105, 630 में 105 जोड़ देंगे तो 735, 735 मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई इस पूरे सड़क का, दोनों सड़कों का टोटल एरिया आ गया। लॉजिक है, इस सड़क का एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, बीच वाला 2 बार काउंट हो गए, घटा दो, ये 7 है 3 है, ठीक है, 7 मीटर के समांतर ये 7 होगा, ये 3 होगा। लेकिन सड़क का एरिया नहीं पूछा, बोला अगर हमें ईंटा बिछानी है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 रुपए है, तो 735 मीटर स्क्वायर पे ईंट बिछाने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 रुपए है तो 735 मीटर स्क्वायर पे ईंट बिछाने का खर्चा आएगा मल्टीपल है 25। आंसर 25 का मल्टीपल होगा, ये आंसर तो है नहीं, ठीक है भाई। और यहां 25 आता है, 35 में 5 आता है, तो 25 पंजे 125, 125 से कटने वाला नंबर होगा, 125 से नंबर तभी कटेगा जब लास्ट के 3 अंक 125 से कट, तो ये आंसर नहीं है, ये 125 से कट रहे हैं। और 25 सत्ते 175 यानी कि 17,500 से बड़ा आएगा, 16,000 से तो बड़ा आंसर आएगा, ये आंसर है ए ऑप्शन। अगर 25 की 700 में भी गुणा करें तो 17,500, फिर 25 की 35 में गुणा करेंगे तो 17,500 से बड़ा आएगा, ए ऑप्शन आंसर है, 125 से कटने वाला होगा। अच्छा सवाल, आइए। 2 बर्तन में दूध और पानी 3:1 और 7:11 के अनुपात में, दोनों बर्तन के तरल को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधा दूध और आधे जल वाला नया मिश्रण प्राप्त हो। ऐसे सवाल को पढ़ने मात्र से आपको पता लग जाना चाहिए कि यह सवाल एलिगेशन का है। हमारे पास 2 मिक्सचर हैं, हमने 2 मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बनाया। 2 बर्तन है जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:11 है। इनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ऐसा मिश्रण आए जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो आधा दूध आधा पानी हो, 1:1 हो। तो भाई चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी, हम मिल्क पे फोकस करते हैं। बताओ पहले मिश्रण में मिल्क कितना है, 3, टोटल मिश्रण अगर 4 है तो 4 में से दूध की क्वांटिटी कितनी है, 3। दूसरे मिश्रण में मिल्क कितना है, दूसरे मिश्रण में मिल्क है 7, टोटल कितना है मेरे दोस्तों 18, 11 7 18, टोटल 18 में से दूध कितना है 7। इन दोनों को मिक्स किया तो जो नया मिश्रण बना, मिश्रण में दूध कितना आएगा, दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध पानी बराबर हो, 1:1, यानी कि फाइनल मिश्रण में दूध कितना होगा 1/2, टोटल 2 में से 1 आपका दूध होगा। एलिगेशन लगाओगे फ्रैक्शन में तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या, हमेशा लगाना, यहां जैसे /4 है, /18 है, /2, एलसीएम क्या होता है इन सबसे कटने वाला 36,
पूरे को 36 से आप गुणा कर दीजिए, पूरे को 36 से गुणा, क्या आएगा, 4 नाम 36, 27 हो जाएगा, 27। ये देखिए 18 दूनी 36, 2 सत्ते 14 है, 2 से 36 18 बार जाएगा, 18 बार। अब एलिगेशन लगाना आसान है, 18 में से 14 घटाई 4 आएगा, और 27 में से 18 घटाई प्यारे बच्चों 9 आएगा। तो दोनों मिक्सचर को 4:9 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। आंसर इस सवाल का भाई बी ऑप्शन है, बी। ठीक है, तो तुरंत ऐसा सवाल एलिगेशन से करना चाहिए, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। सवाल नंबर 19 करेंगे आप लोग। यह सवाल जीडी के पेपर का है। 2 रेलगाड़ियां विजयवाड़ा और कलकत्ता से एक ही टाइम पर शुरू होती हैं और 24:42 की स्पीड से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चला एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। जब ये दोनों ट्रेन मिलती हैं तो पता चला एक ट्रेन ने दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक दूरी चली है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? बहुत बढ़िया, देखो भाई ध्यान से सुनना। समझने वाली बात है कि 2 ट्रेन हैं वो सेम टाइम पे चलती, विजयवाड़ा से और कलकत्ता से। इसको मैं कह लेता हूं ये विजयवाड़ा है और ये कह लेता हूं ये सी मतलब कलकत्ता। यहां से 2 ट्रेन चलना शुरू करती हैं, 24 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर। और दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं। ये मजे की बात है, दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं, एक साथ, विजयवाड़ा कलकत्ता से एक दूसरे की ओर 24-42 की स्पीड से। अब जाहिर सी बात है दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी। भाई दोनों ट्रेन यहां एक दूसरे से कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। ये ट्रेन ऐसे चल के आ रही है और ये ट्रेन ऐसे चल के आ रही है। ये दोनों ट्रेन मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं यहां बीच में जरूर मिलेंगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां बीच में जरूर मिलेंगी। तो दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया। जैसे सपोज सुबह 6 बजे दोनों चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और बीच में कहीं मिली, तो दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, सेम समय तक। और आप पता है अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये दोनों ट्रेन 24 और 42 की स्पीड से चल रही हैं तो स्पीड का रेशियो क्या है? 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 4:7। तो इन दोनों ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 4:7 होगा। बात आई समझ में? अगर दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 6 चौक 24, 6 सत्ते 42 है तो दोनों ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 4:7 ही होगा। यानी कि पहली ट्रेन ने अगर 4 यूनिट डिस्टेंस चली है तो दूसरी ट्रेन ने 7 यूनिट डिस्टेंस चली है। सवाल बोला है जब ये दोनों ट्रेन मिलती हैं तो ये पता चला कि एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक चली है। अगर ये 4 यूनिट डिस्टेंस चली है तो ये 7 यूनिट, तो बताओ कितनी एक्स्ट्रा चली है? सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ज्यादा चलेगी, कितना चलिए? 4 से 7 कितना एक्स्ट्रा चलिए? 3 यूनिट। सवाल के अनुसार एक ट्रेन दूसरी से कितना एक्स्ट्रा चली? 140 किलोमीटर। तो 3 की वैल्यू 140 किलोमीटर है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है बेटा 4 7 11, टोटल दूरी 11 है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। तो 11 की वैल्यू आपसे पूछी है। अगर 3 की वैल्यू 140 किलोमीटर है तो 1 की वैल्यू 140/3 है, 11 की वैल्यू पूछी है तो ये आ जाएगा 1540/3। 1540 को 3 से भाग करेंगे तो 500 आएगा और 40/3 आएगा, 13:1/3, यानी कि 513 आएगा बेटा। 513.33 किलोमीटर पहला ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है सीजीएल 2023 प्री का। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का रेशियो 3:5 है। अगर ट्रायंगल का एरिया 30√11 है ट्रायंगल का एरिया, तो तीसरी साइड की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का रेशियो 3:5 है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसकी 2 साइड बराबर होती हैं। और मेरे प्यारे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सामने वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में,
अगर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, सपोज ये पॉइंट डी है, तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा करेगा, आधा आधा। पहली बात तो ये समझनी है। तो सवाल में बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का रेशियो 3:5 है। मुझे ना तीसरी भुजा को, जो भुजा बराबर नहीं है, आधा आधा करना होता है, आधा आधा। अब 5 का आधा करूंगा तो दशमलव में जाएगा। तो एक काम करो, इस रेशियो को पहले आप 2 से गुणा कर लो, 2 से। कैलकुलेशन भी हल्की करनी सीखनी है। अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का रेशियो 3:5 है, तो 3:5 का डबल क्या हो जाएगा, 6:10। अगर इक्वल साइड 6 हैं, तो जो अनइक्वल साइड है मेरे दोस्तों कितनी है, 10 है, 10 है, 10 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इक्वल साइड से अनइक्वल साइड का रेशियो जो आ जाएगा, इक्वल साइड से थर्ड साइड का रेशियो 6:10 आएगा। परपेंडिकुलर डालेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट। ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, 90 के सामने 6, ये 5 है, तो पाइथागोरस से हाइट आएगी 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 36 में से 25 घटाएंगे 11, हाइट आएगी √11। ये हाइट आएगी। सवाल में आपको ट्राइंगल का एरिया दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया दिया है। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार, 1/2 आधार यानी कि आधार का आधा ये हो गया। ये 1/2 बेस है, बेस का आधा है, ये बेस का आधा है, और ये हाइट इनकी गुणा कर दो। तो ये भी गजब का टेक्निक है कि मेरे भाई अगर एरिया निकालना होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इन दोनों की गुणा कर दो, 5 की √11 में गुणा कर दो, 5√11। ये रेशियो के हिसाब से एरिया आएगा 5√11। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ट्रायंगल का एरिया 30√11 है। 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना, √11 से √11 कट जाएगा, 5 से 30, 6 गुना। एरिया 6 गुना हो रहा है, एरिया 6 गुना हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है एरिया। बोला तीसरी भुजा की लंबाई, भाई मेरे तीसरी भुजा ना 10 है, तीसरी भुजा ना 10 है। देखो एरिया नापते हैं बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और भुजा नापते हैं सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा, साइड जो लंबाई होती है सेंटीमीटर में नापी जाती है। अगर एरिया 6 गुना हो रहा है, ये पावर 2 है, तो लंबाई कितने गुना होगी, √ लेना पड़ेगा, √6 गुना। यही तो समझना है। अगर भैया ध्यान सुनिएगा, एरिया तो नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया 6 गुना हो रहा है तो लंबाई जो है वो 6 गुना मत कर देना, गलत हो जाएगा, √6 गुना होगा, 10√6 सेंटीमीटर। ये आपकी थर्ड साइड की लंबाई आएगी। थर्ड साइड ही पूछा है ना, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट था। ए बहुत अच्छा सवाल है, ये प्री के पेपर में आया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक्स मान के नहीं करना है कि 6x 5x, वो एक्सपेक्ट सब बेकार होता है मेरे भाई। रेशियो में कैलकुलेशन करो, एरिया का जो मल्टीपल है लेंथ का मल्टीपल उसका √ होगा, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे हम लोग जी, सवाल नंबर 21 करेंगे। वर्क डन बाई 2 मैन इज इक्वल टू वर्क डन बाई 3 वुमेन। 2 आदमी का काम 3 महिलाओं के बराबर है, और 5 महिलाओं का काम 7 लड़कों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर 16 आदमी काम 2 दिन में करते हैं तो 2 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा चलिए, तो यहां पे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का जिक्र है ना। सवाल में पहले लाइन में बोला है कि 2 आदमी का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है, तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, 3-2 ये आ जाएगा ना, 2 उधर जाएगा मेरे दोस्तों, वुमेन इधर आएगी। आगे बोला है 5 वुमेन का काम 7 बॉयज के बराबर है। चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, बॉयज कहेंगे। सवाल में कहा गया है कि 5 वुमेन का जो काम है 7 बॉय के बराबर है, तो यहां से वुमेन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7:5। वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 आ जाएगा। सवाल में दिया है कि 16 आदमी काम 2 दिन में करते हैं, तो 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, मुझे केवल मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। क्या आप रेशियो नहीं निकाल सकते? ये 3 की 7 में गुणा हो जाएगी 21। मुझे औरतों की एफिशिएंसी से कोई मतलब ही नहीं है। वुमेन की एफिशिएंसी 2 × 7 = 14 आएगी, पर कोई जरूरत नहीं। 2 की 5 में गुणा करेंगे 10।
ये एक मैन और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का, एक मैन की और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो। बोला है 16 आदमी एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितने? 21। एक मैन की एफिशिएंसी 21 है, तो 16 आदमी की कितनी होगी? 16 गुणा 21। और एक काम कितने दिन में करते? 2 दिन में करते हैं। ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। बोला 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब 2 लड़के मेरे दोस्तों काम कितने दिन में करेंगे? लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है? 10। एक लड़के की एफिशिएंसी 10 है, 2 लड़कों की कितनी होगी? 2 गुणा 10। काम कितने दिन में करेंगे? बराबर कर दिया, 2 से 2 कट गया, 16 गुणा 21 आएगा मेरे दोस्तों 320 और 16 336। 336 बटे 10 आएगा 33.6 दिन, यानी कि 33.6 दिन में जो है 2 लड़के वो काम करेंगे। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा सवाल है भाई, जो जीडी के पेपर में आया था। फैंटास्टिक क्वेश्चन इन जीडी एग्जाम। यस, अगला सवाल है मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम का, जो आपका आरआरबी एएलपी के पेपर में आया है। ठीक है ना, और भाई रेलवे में भी ना अच्छे सवाल आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि केवल एसएससी में बढ़िया सवाल है, नहीं, रेलवे में भी हैं। आप ये सवाल देखो, ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 टैंकर्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। 3 टैंकर एक टैंक को भर रहे हैं और टैंकर में पानी जो है कि एक समान स्पीड से फ्लो हो रहा है। द फर्स्ट 2 टैंकर्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द पंप इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द संप, क्या बोला ये, संप इज फिल्ड बाय द थर्ड टैंकर अलोन। ये टैंक होगा मेरे भाई। सवाल में बोला है पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं, और मेरे प्यारे भाई पहले 2 टैंकर को उतना ही समय लगता है जितना थर्ड टैंकर को अकेले लगता है। ये मान के चलिए मेरे दोस्तों कि 3 टैंकर लगे, एक टैंक को भरने में मान लीजिए 3 टैंकर लगे, ए बी और सी। सवाल में बोला है पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। यानी कि पहले 2 टैंकर उतने ही समय में टैंक भरते जितना तीसरा अकेले भरता है। यानी कि तीसरे टैंकर की जो एफिशिएंसी है पहले 2 टैंकर की एफिशिएंसी के बराबर है। सवाल में बोला है दूसरा टैंकर पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे टैंकर से 4 घंटा स्लो भरता है। पहले टैंकर को द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट टैंकर को कितना समय लगेगा भरने में, एक बार बताओ। 3 टैंकर हैं, दूसरा टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटा फास्ट है और तीसरे टैंकर से 4 घंटा स्लो है। जो दूसरा टैंकर है वो तीसरे टैंकर से 4 घंटा स्लो है, 4 घंटा स्लो है। और ये जो दूसरा टैंकर है मेरे भाई, ये पहले टैंकर से 5 घंटा फास्ट है। तो इसका उल्टा भी मतलब समझ सकते हो आप। अगर मैं आपको इसका उल्टा मतलब बताऊं तो ये होगा कि दूसरा टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटे फास्ट भरता है, या फिर मैं कहूं कि पहला जो टैंकर है दूसरे टैंकर से 5 घंटा स्लो है। यानी कि पहला टैंकर जो है दूसरे टैंकर से 5 घंटा समय ज्यादा लेता है टैंक भरने में। ये बात समझ में आई? फास्ट होने का मतलब जल्दी भरना, स्लो होने का मतलब देर से भरना। तो दूसरा जो टैंकर है पहले टैंकर से 5 घंटा फास्ट है, दूसरा टैंकर 5 घंटा फास्ट है। इसका मतलब पहला जो टैंकर है दूसरे वाले टैंकर से 5 घंटा स्लो है, 5 घंटा ज्यादा लेता है। तो पहले टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? अगर मान लिया तीसरे टैंकर को x घंटे लगते हैं, x, अगर मान लिया कि तीसरे टैंकर को मैंने मान लिया कि भरने में x घंटे लगते हैं, तो दूसरे टैंकर को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, x+4। तो पहले टैंकर को इससे भी x+4 से भी 5 घंटे ज्यादा लगेगा, x+9। तो मेरे भाई क्या आप यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? पता है किसी को शॉर्टकट? तीसरा जो टैंकर है उतना ही समय लेता है जितना पहले 2 टैंकर मिलकर लेते हैं। यानी कि तीसरे टैंकर की एफिशिएंसी पहले 2 टैंकर की कुल एफिशिएंसी के बराबर है। और जब भी ऐसा सवाल होता है a+b, तो x की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? √ab, यानी कि 9 × 4, और 9 चौक 36 का √6 आवर आएगा।
यानी कि तीसरा टैंकर जो है टैंक भरने में 6 घंटे का समय लेगा। लेकिन पूछा पहला टैंकर कितना समय लेगा, तो पहला टैंकर लेगा बेटा 6 + 9 15 घंटे। तो जो पहला टैंकर है वो टंकी को भरने में 15 घंटे लेगा। बहुत अच्छा सवाल है, डी ऑप्शन। एएलपी में आया, देख लो आप लेवल। 23वां सवाल सीपीओ के एग्जाम का। अगर x² + 8y² + 12y - 4xy + 9 = 0 है, तो 7x + 8y का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरा सवाल है मेरे भाइयों। कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा? अगर आप ध्यान से देखो, इस सवाल में एक ही इक्वेशन है, एक ही, लेकिन यहां पे वेरिएबल दो दो हैं, x और y। फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये एक स्पेशल केस है। यहां परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा। भाई यहां पे पावर 2 वाला भी है, पावर 1 वाला भी है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। x² + 8y² + 12y ये -4xy। -4xy की तरफ देख के मुझे पता चलेगा कि भाई यहां पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, यानी कि x और y में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो 8y² तो पूर्ण वर्ग है नहीं, x² परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं x² - 4xy। ये लिख सकता हूं -4xy। आप बोलोगे हां जी सर। और ये प्लस का 8y² प्लस का 8y² प्लस का 12y और प्लस 9 = 0 मेरे दोस्तों। प्लस 12y प्लस 9 = 0 मैं ऐसे लिख सकता हूं। भाई y वाली चीज मैंने एक तरफ कर ली, अब यहां x के साथ साथ y भी आ रहा है। अब आप मुझे बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? x² - 4xy का मतलब 2 × x × 2y ये हो गया। भाई a² - 2ab + b² होता है ना, a² - 2ab + b²। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहां 4y का स्क्वायर चाहिए, यहां मुझे 4y का स्क्वायर चाहिए, तो इस 8 को ब्रेक करना पड़ेगा, इस 8y² को ब्रेक करना पड़ेगा, 4y² + 4y² में ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर आप 8y² को ब्रेक करके लिखोगे 4y² + 4y², तो आपको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई? ये बन गया x - 2y का होल स्क्वायर। ये x - 2y का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये x का वर्ग है, 2y का वर्ग है, -2b, 2 दूनी 4xy। ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे? ये क्या बन गया? 4y, ये 2y का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 3 12, 2y + 3 का स्क्वायर बन गया। ये 2y + 3 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। तो ये सवाल का बेहतरीन लॉजिक है कि भाई x तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहां देखो x के साथ y भी आ रहा है, तो इस 8y² को ब्रेक करना पड़ेगा, जो x के साथ भी वर्ग बनाएगा और खुद सेपरेट भी। अब बताओ, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, ये तो हो नहीं सकता। अगर दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा मेरे भाई। अगर x - 2y को, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अगर x - 2y को 0 करेंगे तो यहां से x का मान 2y आएगा। अगर 2y + 3 को 0 करेंगे तो 2y की वैल्यू यहां से -3 आएगी, ठीक है। 2y -3 है तो x की वैल्यू आ गई -3। 2y की वैल्यू -3 है ना, तो 2y की जगह -3 रख दो, x -3 आ गया। आपसे पूछा 7x + 8y, x की वैल्यू -3 है, 3 × 7 = 21। 2y की वैल्यू -3 है, अगर 2y -3 है तो 8y क्या आएगा? 4 से गुणा, 4 दूनी 8y कितना आएगा? -12। तो -21 - 12 यानी कि -33 इस सवाल का आंसर है, -33। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, शानदार सवाल है, सीपीओ के पेपर में आया है। आओ, सीजीएल 2022 प्री का सवाल, एक जर्नी का 2/3 45 की स्पीड से, 1/4 60 की स्पीड से और बाकी 75 की स्पीड से तय किया गया। पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड, औसत चाल निकालने वाले सवाल अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो बेटा आपको सीखने पड़ेंगे। आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं एवरेज स्पीड निकालने की एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ये बताइएगा। एक जर्नी का 2/3 यानी कि 2/3 भाग कवर करते हैं हम 45 की स्पीड से, 1/4 का मतलब 1/4 भाग हम कवर करते हैं 60 km/h की चाल से और बाकी 75 की स्पीड से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड बताओ। तो मेरे भाई
यहां बटे 3 भी आ रहा है, बटे 4 भी आ रहा है, तो मैं काम कर लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस मैंने 12 मान ली, कि माना टोटल डिस्टेंस 12 है, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 12 का 2/3 कितना होता है 8, फिर 12 का 1/4 कितना होता है 3, तो बच गया कितना, एक बच गया, एक 8 3 11 1 12, यानी कि आपने जो डिस्टेंस कवर करी है वो इस रेशियो में कवर करी है, आपने जो डिस्टेंस कवर करी है मेरे दोस्तों वो इस रेशियो में कवर करी है। मैंने टोटल डिस्टेंस को 12 मान लिया, 4 और 3 बटे 3 है, बटे 4 है, 3 4 दोनों से कटने वाला नंबर 12, 12 का 2/3 8, फिर 12 का 1/4 3, तो 8 3 11 हो गया, बच्चा 1, 2/3 आपने डिस्टेंस कवर करी है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितने की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1/4 डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाकी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड दे रखी है। पूछा पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी से बताओ। हालांकि इस टाइप के सवालों को करने का बेस्ट शॉर्टकट होता है एलसीएम वाला मेथड। आप हमें बताइए कि 45 60 और 75 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर कौन सा है, 45 60 75 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर कौन सा है, तो 45 60 का एलसीएम तो 180 आ जाएगा, लेकिन 75 में मेरे दोस्तों आपका 25 भी आता है, तो यानी कि 900, इनका एलसीएम 900 आएगा, 900 किलोमीटर ऐसा नंबर है जो 45 से भी कटता है, 60 से भी कटता है और 75 से भी कटता है। तो हमें करना क्या होता है इस सवाल में, 900 को इन तीनों में डिवाइड करना है। 900 को मेरे दोस्तों 8 में भी गुणा करना है, 3 में भी गुणा करना है, 1 में भी गुणा करना है, पर लिखने में टाइम लगेगा। हम डिस्टेंस को 8 गुणा 900, 3 गुणा 900, 1 गुणा 900 मान लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों 900 का 8 3 11 1 12, 900 का 12 गुना, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें निकालना है टाइम, कि एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 900 किलोमीटर जाओगे 45 की स्पीड से 20 घंटे लगेगा, 900 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से 15 घंटे लगेगा, 900 किलोमीटर जाओगे 75 की स्पीड से 12 घंटे लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे 8 गुना डिस्टेंस जाओगे तो समय भी 8 गुना लगेगा 160, या 3 गुना जाओगे समय भी 3 गुना लगेगा 45, या 1 गुना जाओगे समय भी 1 गुना लगेगा 12, तो 160 और 45 ये हो गया आपका 205, और ये हो गया 12 यानी कि 217, 217 आ गया मेरे दोस्तों, 217 टोटल टाइम। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए समझना, लेकिन इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है, ये मॉक टेस्ट है भाई, बेसिक क्लास तो है नहीं। जब भी ऐसा सवाल आए इनका एलसीएम टोटल डिस्टेंस मान लो, टोटल डिस्टेंस एलसीएम 900 आएगा, 900 की इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन वो लिखना नहीं है। 900 गुणा 8, 900 गुणा 3, 900 गुणा 1, टोटल डिस्टेंस आएगी 900 गुणा 12। 900 गुणा 8 जाओगे 45 की स्पीड से, 900 गुणा 3 जाओगे 60 की स्पीड से, 900 गुणा 12 जाओगे 75 की स्पीड से। मैंने टाइम निकाल लिया, टोटल आएगा मेरे दोस्तों यहां पे टाइम 217। तो ये एवरेज स्पीड आ गई 12 निम्मा 108, यानी कि 10,800 बटे 217 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये कितनी बार जाएगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, क्या ये 5 बार जा पाएगा? 217 पंजे होते हैं 1085, 5 बार नहीं जा पाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों आंसर नहीं है। 217 पंजे 1085 होता है, ये तो 1080 है ऊपर, तो 5 बार नहीं जाएगा, आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है ना। अगर ये 10,850 होता तो 217 से पूरा का पूरा 50 बार कटता है ना, 217 पंजे 1085, लेकिन ये 10,850 की वजह 10,850 कम है, तो ये आएगा 50 माइनस 50 बटे 217, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 50 से हल्का सा कम आएगा, 50 से हल्का सा कम आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है, 50 से हल्का सा कम, खत्म, डी ऑप्शन। नहीं समझे डिवाइड करना, मैंने कोई पूरा डिवाइड नहीं करा भाई, मैं तो ये देखूंगा कि कितनी बार जाएगा। ये लगभग 50 के ऑप्शन नजदीक हैं। 217 का अगर मैं 217 का 50 गुना करूं तो कितना है 10,850, लेकिन ये तो 10,800 है, कितना कम है 50 कम है, तो हमने 50 कम कर दिया बटे 217, ये आ जाएगा डिवाइड करके मेरे भाई। और ये वैल्यू 50 से हल्की सी कम होगी, 50 से हल्की सी कम, एक ही ऑप्शन है डी, खत्म। नेक्स्ट
लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों इस मॉक टेस्ट का। अगर ये मॉक टेस्ट आपको वाकई में बढ़िया लगा है, आपने इन 25 सवालों से कुछ सीखा है, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है निश्चिंत होके जाएं, इससे ऊपर लेवल नहीं आने वाला। पास्ट में भी यही लेवल आया है, अभी भी यही आ रहा है, फ्यूचर में भी कुछ सालों तक यही लेवल मेंटेन रहेगा जब तक टीसीएस है। डीआई का सवाल है सिलेक्शन पोस्ट का, कि ये आपके सामने टेबल दी है, इसमें नंबर ऑफ वोटर ऑफ 5 डिफरेंट सेंटर, 5 डिफरेंट सेंटर पीक्यूआरएसटी के वोटर्स बताए गए हैं कि टोटल रजिस्टर वोटर इतने हैं, और ये आपको परसेंटेज बताया गया, परसेंटेज हु वोटेड, जिन लोगों ने वोट किया है, रजिस्टर वोटर का कितने परसेंट ने वोट दिया है ये बताया गया है। तो सवाल में पूछा क्या है, इफ द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कास्ट एट सेंटर एस वाज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। अगर सेंटर एस पर इनवैलिड वोट जो हैं वो टोटल कास्ट वोटों का, कुल डाले गए वोटों का 20% है, तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर कास्ट इनवैलिड वोट एट सेंटर एस। तो टोटल रजिस्टर वोटर का कितने परसेंट इनवैलिड है, सेंटर एस पर रजिस्टर वोटर्स की कुल संख्या का कितने परसेंट इनवैलिड है। एक बात बताओ, टोटल वोटर तो 100% होता है, हम बात कर रहे हैं सेंटर एस की, टोटल वोटर तो 100% होता है। अब सेंटर एस पर 100% में से 90% लोगों ने वोट डाले, सेंटर एस पर 100% में से 90% लोगों ने वोट डाले, और पहली लाइन में सवाल चीख चीख के कह रहा है कि जितने लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, है ना, डाले गए अमान्य वोटों की संख्या, डाले गए वोटों की कुल संख्या का 20%, जितने वोट डाले गए हैं, डाले गए वोटों का 20% इनवैलिड है। तो 90 का 20% कितना आता है, 1/5 18, यानी कि 18%, टोटल 100% में से 18% वोट इनवैलिड है, और ये इसका आंसर भी आ गया सी ऑप्शन, इसमें कुछ था ही नहीं, केवल जबरदस्ती का आपको लैंग्वेज देके कंफ्यूज कर दिया गया। और यही मेरे दोस्तों एग्जामिनर की आजकल खास बात है कि या तो लैंग्वेज में फंसाता है, या कैलकुलेशन में फंसाता है, या बिल्कुल ही नया सवाल वो दे देता है फर्स्ट टाइम, जो आसान होने के बावजूद भी बच्चों को कठिन लगता है। इसलिए आज के जमाने में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है मेरे दोस्त, ठीक है। पूरा आपको सिलेबस पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, क्योंकि आप अभी फाइनल ईयर में हैं और 2025 से 2026 का पेपर देंगे। तो प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कैरियर एप्लीकेशन पर आप हमारा बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस जो अवेलेबल हैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।